ठीक है स्टूडेंट्स, बिगिन करते हैं फिर आज की क्लास को। देखो, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक पढ़ाया आप लोगों को, ठीक है, और इसके आगे से फिर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला सवाल ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे। इसके बारे में आई विल से कि थोड़ा सा आप लोग सोचिए और सोच के बताइए कैसे हो सकता है। थोड़ा सा पीएनड से इन्वॉल्व है, याद ही होगा सारा आप लोगों को। देखो इसको ट्राई करो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस। देखो क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले वो समझना होगा हम लोग को। तो 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन अ रो। तो टोटल कितना आदमी रो में बैठ रहा है? 10। 10। तो 10 आदमी के रो में बैठने का टोटल तरीका कितना होगा बताओ। ऐसा कुछ सोच सकते हो कि इस टाइप से कुछ 10 स्पेस होगा। हेलो सर। पहले हाँ बोलो ग्रंथ, आ रहा ऑडियो आपका। ग्रंथ कुछ बोलना चाहते हो क्या बेटा? ओके चलो बिगिन करते हैं, मतलब कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो टोटल अपने पास में क्या है कि 10 पोजीशन है फिलअप करने के लिए, और अपने पास में आदमी भी 10। तो पहले पोजीशन को फिल करने का टोटल तरीका 10, दूसरे के लिए 9, नेक्स्ट के लिए 8, उसके नेक्स्ट के लिए 7, ऐसे कर करके लास्ट वाले के लिए 1। ऐसा कुछ याद है क्या आप लोग को? फिर ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर, 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल, करेक्ट, एकदम सही। तो एनएस यानी कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो तो हमारे लिए कितना हो जाएगा? दैट विल बिकम 10 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद में हम लोग को बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। तो ये आप लोग को याद होगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने आप लोग को समझाया था स्ट्रिंग मेथड, जिन लोगों को साथ में रखना है उसको एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, ऐसा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। तो उस लॉजिक से अगर हम लोग काम करें तो देखो 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। ठीक है, 5 बॉयज को अपन क्या करें कि अलग अलग माने, और 5 गर्ल्स को अपन कितना माने? एक। तो 5 बॉयज और एक मिला के टोटल ऑब्जेक्ट कितना हो गया अपने पास में? 6। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का टोटल तरीका 6 फैक्टोरियल, और जो 5 गर्ल्स जिसको आपने एक माना था उनका आपस में जो अरेंज करने का तरीका था दैट वुड बी 5 फैक्टोरियल। तो काइंड ऑफ वी कैन से कार्डिनलिटी ऑफ ई यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम विल बी 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सब लोग एक हेलो बार सर। रिस्पॉन्ड करो। हाँ बोलो ग्रंथ। सर अब नहीं, उस टाइम मेरे को आवाज ही नहीं आ रहा था। आप कुछ बोल रहा था क्या? मतलब नहीं कुछ बोल नहीं रहा था, मतलब मैं जस्ट एक्सप्लेन कर पूछ रहा रहा था था। कि नहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, अभी बस स्टार्ट ही हुआ। मैं बस ये बोल रहा था उस टाइम पे कि अगर कोई आइडिया है तो बताओ। ठीक है, हाँ सर, हम समझ गए, ये वाला हमको हम समझ गए थे कैसे करना है। ओके। तो इसके बाद में बस एक फाइनल स्टेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल। कंफर्म करो एक बार सब लोग, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर। ओके बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला, ये भी पीएनसी से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार आप लोग। देखो इसके सॉल्यूशन को बात करते हैं, वापस से पीएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कोई खास टेंशन लेने वाला बात नहीं। सॉल्यूशन एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए, फिर मैं बताऊंगा पूरा। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी आर अरेंज्ड एट रैंडम। तो यार सोचो कि प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है, ये बताओ मेरे को। 11। 11, चलो ठीक है। 11 में रिपीटेशन कितना है? P R O B 2 बार है बी और आई का। B I L I T Y। तो 11 में अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 तो B का रिपीटेशन है और 2 I का रिपीटेशन। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि भाई सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो इसको देख के सैंपल स्पेस वी कैन से कि टोटल वे ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोबेबिलिटी दैट विल बी नथिंग बट
11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्या ये बात याद आ रहा है? बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर याद है। हाँ सर। ओके ओके वेरी गुड बेटा। फिर ये कह रहा है कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टू आईज ऑलवेज टुगेदर। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा नहीं। हाँ कार्डिनलिटी सर, ऑफ वो ई आई जो को होगा, फिक्स करना। आई को 1 मान लो 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल लेटर जो अब अरेंज करना है दैट बिकम्स 10। 10 के अंदर में आई कैन सी कि अभी भी बी का रिपीटेशन तो है, तो उसके बदले 2 फैक्टोरियल। और ये दोनों आई का आपस में जो अरेंजमेंट है उसका तरीका तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आई सेम ही है, अलग अलग तो है नहीं। कुछ ऐसा याद आ रहा है आप लोग हाँ को? सर, Response है ना? याद है सर। याद है, ओके। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो हो जाएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होल थिंग डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। तो एक 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कटता हुआ दिखाई देगा और आगे अपने पास में ऐसा कुछ आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बाय 11 फैक्टोरियल। देखो ओके क्या सर, ये ठीक है, समझ आया सबको? समझ गया सर। ओके सिद्धार्थ बेटा, आपका 9 फैक्टोरियल था, गलती समझ में आया अपना? हाँ सर। ओके ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से फिर अगले सवाल की तरफ। 18, ये भी पीएनसी से रिलेटेड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। पहले आप लोग सोच लो, मैं 1 मिनट टाइम आप लोग को देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, करते हैं फिर इसको डिस्कस। पहले मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। इफ 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, then what is the probability of getting a number divisible by 5? Very simple, ठीक है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ केसेस चाहिए होगा, तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या यहाँ पर। तो वो है कि आपको ना 4 डिजिट का नंबर बनाना है फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 1 2 3 4 प्लेस होगा फिलअप करने के लिए। ऑप्शन तो वैसे 0 से लेके 5 तक है, लेकिन पहले पोजीशन में 0 तो नहीं भर पाएंगे शायद। तो पहले पोजीशन को फिलअप करने का टोटल तरीका हो जाएगा 5, उसके नेक्स्ट वाले के लिए वापस से 5, क्योंकि 5। अब 0 यूज कर सकते हो, उसके बाद वाले के लिए हाँ 4, सर, फिर नेक्स्ट वाले के लिए 3। तो ये मेरे हिसाब से टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? बताना एक बार हाँ या ना। क्लियर है सर। ओके, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 20 15 300 हो जाएगा शायद। हाँ सर, 300। ओके, so cardinality of S is equal to this will be 300। आई होप कि क्लियर है ये। ओके, उसके बाद में कार्डिनलिटी ऑफ ई चाहिए अपने को। तो ई में वी आर सर्चिंग फॉर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 होने के लिए देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। या तो यूनिट डिजिट आपके 5 हो तब अपना काम बन सकता है, और या फिर यूनिट डिजिट क्या हो अपना 0 हो तो भी 0। अपना काम बन सकता है। अब अगर यूनिट डिजिट को मैं 5 मेंटेन करता हूँ तो फर्स्ट प्लेस को भरने का टोटल तरीका कितना होगा यहाँ पर? 4। 4 होगा, क्योंकि 4 होगा या 4 से भी कम होगा, 3 ही होगा क्या? 4 होगा। एक सेकंड रुको, मैं सोच लेता हूँ। 5 वहां भर 0 दिया, और 1 2 5 को 3 हटा 4, के 0 और 5 को हटा के, यस 4 होगा। नेक्स्ट वाले के लिए फिर से 4 होगा, 4। उसके बाद वाले के लिए 3 होगा, 3। और लास्ट वाले के लिए तो 1 ही होगा। ठीक है, ओके समझ सर। आ रहा है ये? तो 16 या 48 48। और अगर यूनिट प्लेस में 0 फिलअप करते हो तो फर्स्ट प्लेस को भरने का टोटल तरीका 5, 5। क्योंकि 1 से लेके 5 तक कुछ भी भर लो। नेक्स्ट वाले के लिए 4, क्योंकि 0 ऑलरेडी यूज हुआ है, तो इस बार कोई नया ऑप्शन वापस से क्रिएट होके नहीं आएगा। उसके बाद वाले के लिए 3, लास्ट वाले के लिए 1। 60 टोटल। तो यहाँ से टोटल आ गया 60। तो जो कार्डिनलिटी ऑफ ई है, यू कैन नाउ फील कि कितना हो जाएगा? 48 प्लस 108। 60 which is equal to 108। So therefore we can say कि probability of E equal to कितना हो जाएगा? 108 divided by 300। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, तो चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। लो इसको देखो।
देख के थोड़ा सोचो, फिर करते हैं डिस्कस इसको भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम एक काम करते हैं कि एक थोड़ा सा और फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, और फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग को याद होगा कि अभी मैं दे रहा हूं आप लोग को नोट, ठीक है। नोट में नंबर 1 ध्यान से सुनना कि इफ, या नंबर 1 छोड़ो, पहले कॉमन जनरल बात लिखते हैं कि इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू events, then the following logic of set theory can be used, ठीक है। ऑलरेडी जितना बात मैं भी बताने जा रहा हूं ये सब सेट थ्योरी में एक एक बार बताया हुआ है, उसी को खाली थोड़ा सा हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अभी समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। नंबर 1, इफ कैपिटल ए और कैपिटल बी इज रिक्वायर्ड स्लैश, इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए और बी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्लैश, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं ए और बी और बोथ is required, then find A union B। मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, बाकी वैसे तो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कोई एक सवाल है सपोज करो, ठीक है, जिसमें एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे एक ले सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग कि सपोज करो ये कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है मेरा, कि मैंने एक डाइस उछाला, डाइस या अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, एक डाइस उछाला मैंने। कैपिटल ए मैंने डिस्क्राइब किया गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है। कैपिटल बी मैंने डिस्क्राइब किया गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे पूछा कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल ऑकर, मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर में दो अलग अलग इवेंट मैंने डिफाइन किया। ए आई हैव डिफाइंड एज गेटिंग अ ऑड नंबर, बी आई हैव डिफाइंड एज गेटिंग अ प्राइम नंबर, एंड अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल ऑकर, या मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए और बी विल ऑकर, ठीक है। या मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ ए और बी इज ऑकरिंग, ऐसा पूछ सकता हूं। या फिर एक लैंग्वेज ये वाला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी और बोथ ऑफ देम विल ऑकर, ठीक है। अगर मैं ऐसा पूछता हूं तो उस सिचुएशन में आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। क्या ये वाला लॉजिक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर समझ गया। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था कि हर सिचुएशन में कोई एक ही इवेंट हम बता रहे थे और उसी का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा था, लेकिन आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक से ज्यादा इवेंट पहले डिस्क्राइब किया जाए और फिर उन इवेंट्स से रिलेटेड कुछ ऐसे यूनियन वगैरह का प्रोबेबिलिटी पूछा जाए। तो जब कभी भी यूनियन का प्रोबेबिलिटी पूछना होगा तो लैंग्वेज या तो ऐसा होगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए और बी,
या फिर लैंग्वेज ऐसा होगा कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए और बी विल ऑकर, या फिर लैंग्वेज ऐसा होगा कि ए और बी और बोथ विल ऑकर। अगर कभी भी दो इवेंट से रिलेटेड इस तीन में से कोई भी आपको स्टेटमेंट दिखाई देता है कि ये तीन में से कुछ भी पूछा हुआ है, तो एकदम आप लोग बेधड़क दिमाग में क्लियर रहना कि आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। क्या ये बात समझ में आया? बताओ हाँ या ना। हाँ सर समझ गया। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ सर। क्लियर सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। फिर बेटा और एक लैंग्वेज क्या हो सकता है वो सुनो। एक लैंग्वेज ऐसा हो सकता है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, दो इवेंट होगा, फिर बोलेगा यार देखो ऐसा करो कि ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो इफ ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर्ड, तो इसका एक ही लैंग्वेज है कि ए एंड बी, और कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग को फाइंड क्या करना चाहिए बताना जरा, अगर आप लोग को याद है सेट थ्योरी तो। इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। फिर एक लैंग्वेज ऐसा है कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो इवेंट, और उसके बाद में बोलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए। तो इफ ओनली ए इज रिक्वायर्ड, और इसका एक लैंग्वेज और भी हो सकता है कि ए बट नॉट बी, ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज का मीनिंग एक ही है कि ओनली ए इज रिक्वायर्ड या फिर ए बट नॉट बी इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, देन फाइंड। आप लोगों को याद होगा कि ए बट नॉट बी का मतलब था ए माइनस बी, लेकिन इसमें तो थोड़ा मुश्किल होगा ए माइनस बी फाइंड करना प्रोबेबिलिटी में। तो इसको हम सेट थ्योरी से चेंज करके लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। अगर रिसेंट में आपने सेट थ्योरी पढ़ा हो तो आपको याद आ जाएगा कि डिफरेंस को ऐसे चेंज किया जा सकता था। ये किसी को याद आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके। चौथा पॉइंट बेटा इसी तरीके से अगर मैं बी के लिए बात करूं कि इफ ओनली बी इज रिक्वायर्ड स्लैश, इसका मतलब ये होगा कि बी बट नॉट ए इज रिक्वायर्ड। तो इस टाइम पे था कि देन हमको फाइंड करना चाहिए बी माइनस ए, दैट इज बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। देखो तो यहां तक का सारा बात 100% क्लियर हुआ है क्या आप लोग को? हाँ या ना? सर। हाँ सर। हाँ हाँ बोलो सर ना। फर्स्ट पॉइंट में आपने लिखा था ना ए और बी और बोथ इज रिक्वायर्ड, तो फिर सर वहां पे आपने लिखा ए यूनियन बी, फिर सेकंड पॉइंट में व्हेन बोथ आर रिक्वायर्ड देन ए इंटरसेक्शन बी। नहीं, इसमें थोड़ा सा क्या है कि मैं बताता हूँ। देखो मैं वेन डायग्राम बना लेता हूँ, उससे याद आ जाएगा आपको। ऐसा है, ठीक है। मैं अगर इस रीजन का बात करूं इसका, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके ए इंटरसेक्शन भी यानी कि ए एंड भी हो रहा है, समझ रहे हो? ये जो हाँ पार्ट सर। है ये ए एंड बी वाला पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पूरा का पूछूं आपसे ए यूनियन बी का, तो आप इसमें क्या बोलोगे? हो सकता है कि सिर्फ ए हो रहा है, हो सकता है कि सिर्फ बी हो रहा है, और हो सकता है कि दोनों हो रहा है। ओके सर। फील आया हाँ सर। हाँ। कि अगर मैं बोलूं कि ए और बी और बोथ तीनों क्लॉज अगर अटैच्ड रहे तो उस टाइम पर ए यूनियन बी सोचना चाहिए हमको। लेकिन अगर सिंपली ये क्लॉज हो कि ए एंड बी बोथ आर रिक्वायर्ड, बस इतना सा है, तो उस टाइम पर ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ? ओके ओके सर। हाँ सर।
तो मैं अपने बात को एक बार रैप अप करना चाहूंगा। रैप अप करने के पहले मैं इसमें मैंने क्या डिस्कस किया है अभी तक उसको मैं एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज समझ के फॉर्मूला खुद से ही इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, आगे चल के। तो देखो इसमें मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं दो अलग अलग इवेंट डिस्क्राइब करता हूं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है, तो एक तो इजी क्वेश्चन यही होता है कि आप डायरेक्टली ए का प्रोबेबिलिटी पूछो या बी का प्रोबेबिलिटी पूछो, ठीक है। लेकिन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मैं ए और बी को एसोसिएट करके उनका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं, ठीक है। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछने का बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज हो सकता है। एक लैंग्वेज पॉसिबल है कंबाइंड प्रोबेबिलिटी पूछने का कि ए और बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए और बी का प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर ए और बी और बोथ का प्रोबेबिलिटी बताओ कि इन लोग दोनों का होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। इन तीन लैंग्वेज के हेल्प से पूछा जा सकता है। तो जब कभी भी ये तीन लैंग्वेज दिखाई देगा तो प्रैक्टिकली हम हमारे मन में क्या सोचेंगे, हमको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, तो हमको कैलकुलेट करना चाहिए ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अगर कभी ऐसा होता है कि हमको बोला जाए कि नहीं ए एंड बी दोनों इवेंट का होना मैंडेटरी है, इस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ए इवेंट एंड बी इवेंट दोनों ऑकर होगा, तो उस टाइम पे हमको ढूंढना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको? बताओ हाँ या ना। हाँ ओके, और इसी तरीके से ओनली ए का प्रोबेबिलिटी हाँ, अगर सर। कभी पूछे तो उस टाइम पे हमको खोजना चाहिए ए माइनस बी का प्रोबेबिलिटी। ए माइनस बी का तो वैसे कोई लॉजिक नहीं है प्रोबेबिलिटी में, तो इसीलिए हम इसको सोचेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश के हिसाब से। और अगर कभी ओनली बी का पूछे प्रोबेबिलिटी हमको होने का, तो उसका मतलब है कि बी नॉट ए, बी बट नॉट ए, और उसको हम ढूंढेंगे। वैसे तो बी माइनस ए इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगेन प्रोबेबिलिटी में बी माइनस ए का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ढूंढेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश के हेल्प से। क्या यहाँ तक चारों पॉइंट क्लियर है? बताओ हाँ या ना। ओके सर। ओके, ऑलराइट। तो इसके बाद दो पॉइंट और हैं, मैं वो सब दोनों बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट, आप लोगों को ये याद होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू क्या था? कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा याद है कि नहीं याद है? याद है सर। और ये कब होता था? इफ ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। ऐसा कुछ बात याद आ रहा है? डिसजॉइंट मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। हाँ सर, समझ गया। ओके, और अगर ए एंड बी डिसजॉइंट हुआ तब क्या होता था? तब ए तो एंड बी कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी। करेक्ट, मतलब नॉट डिसजॉइंट होने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू फाई नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और एक हाँ सर। सिचुएशन और भी पॉसिबल था कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट होने का मतलब होता था कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? फाई, ठीक है। तो इस टाइम पे कार्डिनल ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होता था? कार्डिनल ए प्लस कार्डिनल बी। क्या ये बात सबको याद है? बताओ एक बार हाँ यार। हाँ हाँ सर, याद सर। है। ओके, अब मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं कि अगर मैं इन सारे को कार्डिनल एस से डिवाइड कर दूं, सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट से, तो आपको लगता है कि एक प्रोबेबिलिटी का नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा? क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? क्या सही बार वापस रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस सारे टर्म्स को जो यहाँ पर अभी पहले मैंने लिखा था ब्लू कलर से, उन सारे को अगर मैं सैंपल स्पेस के टोटल एलिमेंट यानी कि कार्डिनल एस से डिवाइड कर दूं, तो आपको लग रहा है कि ये सारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा? कैसे? मैं करके लिख के दिखाइए। दिखाता हूँ। बिल्कुल, कार्डिनल एस से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहूंगा इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहते हो?
ओके सर। बाकी लोग बताओ बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, दूसरे वाले से क्या आ जाएगा? कार्डिनलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनल A, सॉरी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉर्मली। एक बार बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, ये दोनों फॉर्मूला आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। सर ये मतलब वही हो गया ना, मतलब नॉर्मली का बस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके सर। ओके, अब एक बात मैं बोलना चाहूंगा, उसको ध्यान से समझना। जैसे सेट थ्योरी के टाइम पे तो हम लोग इसको इस वाले लॉजिक से याद रखते थे कि a कॉमा बी आर डिसजॉइंट और a कॉमा बी आर नॉन डिसजॉइंट। ठीक है, आप लोग को प्रोबेबिलिटी के एकदम बिगिनिंग में मैंने कुछ डेफिनेशन बताया था। आप लोग को ये डेफिनेशन याद है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव? हाँ सर, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना। हाँ, तो इसमें पहला वाला जो है, इसमें हम बोल सकते हैं कि a एंड b, ध्यान से सुनना, a एंड b आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। और दूसरे वाले में वी कैन से कि a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, इनफैक्ट अच्छा एक बार सब लोग बता दो कि ये जो मैं रेड कलर से भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट क्लियर है पूरा 100%? तो मैं इसको मिटा दूंगा। हाँ सर, 100% हाँ क्लियर सर। है। ओके ओके, फिर अपन फर्दर बात करते हैं। तो सेट थ्योरी में जो हम a एंड b को डिसजॉइंट बोलते थे ना, प्रोबेबिलिटी में आते आते वो डिसजॉइंट ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है कि a एंड b आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इसका मीनिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो कुछ ना कुछ होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसीलिए सेकंड फॉर्मूला में ये वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाता है। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर सर नॉट वो क्लियर? बस एक बार वो 3 और 4 का आप एक बार वेन डायग्राम में मतलब ऐसे करके दिखा देगा क्या एक बार? 3 एंड 4 का बिल्कुल दिखा देंगे। 3 एंड 4 का आप ऐसा देखिए कि ये a है, ये b है। मैं अगर ग्रीन कलर से मार्क करूं तो ये पोर्शन में ग्रीन कलर से मार्क करता हूं। ठीक है, फिर एक पोर्शन में ये रेड कलर से ले लेता हूं। ठीक है, और एक को ना वाइट ही छोड़ देता हूं, कुछ कलर नहीं करते हैं उसको। अब ध्यान से समझना, जो ये ग्रीन है दिस इज ओनली ए। हाँ सर ये ठीक है। अपन कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सर मेरा फिर से वो शायद चला गया, मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ एक बार। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा। ओ सर का ही वॉइस। ग्रंथ, पहले आप बताओ, आपका सारा डाउट क्लियर है अभी इसका? नहीं, वो ऑडियो बीच में चला गया था। ये हम समझ गया था ओनली ए ओनली बी, और वो समझ गया था ए इंटरसेक्शन भी। ओके, तो और पांचवा पॉइंट तो इजी है। पहले सब लोग बताओ कि 4 नंबर तक क्लियर है पक्का? हाँ सर, हाँ क्लियर है। ओके, पांचवें पॉइंट में कुछ नहीं है कि ए एंड बी जो अभी अपन पहले प्रूफ कर रहे थे, तो उसमें सेट थ्योरी के टाइम पे अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो तो उस टाइम पे हम बोलते थे उसको डिसजॉइंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 नहीं हो तो हम लोग उसको बोलते थे नॉन डिसजॉइंट। ठीक है, तो उसी चीज को प्रोबेबिलिटी में डिसजॉइंट नहीं बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी में बोला जाता है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इसका मतलब यही समझो आप कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है ना, अगर ये लोग डिसजॉइंट रहता है तो आपको याद होगा कि डिसजॉइंट होने का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5,
और अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो जाता है तो इसका मतलब इसके फेवर में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? आंसर इज 0। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ गया सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके सर तो अल्टीमेट, हाँ बोलो। वो नंबर 3 का जैसे हम लोग उसको नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं ना कि ए वो ए माइनस। ऑडियो बंद हो गया बेटा आपका। सर क्या सर वापस से ऑडियो बंद हो गया आपका, क्या बोल रहे थे फिर बताओ। हम बोल रहे थे सर कि वो जो नंबर 3 का है ना कि व्हेन ओनली ए इज रिक्वायर्ड, तब हम हाँ लोग ये भी लिख सकते हैं ना कि मतलब कार्डिनल ए या फिर जो भी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे इनफैक्ट उसी से करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ सर ओके ओके। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींच किया ये, मैं एक बार और पूछना चाहूंगा कि ये पांचों पॉइंट क्लियर है आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके इसमें जस्ट एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, इसको ध्यान से सुन लो। कितना हो गया? 5 तक हो गया ना। छठा पॉइंट ऐड करना है मेरे को कि इफ नाइदर ए नॉर बी इज रिक्वायर्ड। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो इवेंट डिस्क्राइब करके बोले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ए नॉर बी विल ऑकर, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या फाइंड करना मैं बता देता हूं। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ये फाइंड करना है आपको टेक्निकली, लेकिन आपको एक चीज याद होगा, ध्यान से उसको रिकॉल करो कि डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से ए यूनियन बी का पूरा डैश का मतलब होता था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से अगर ये होता था बेटा, तो उस टाइम पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को वी कैन ऑल्सो इंटरप्रेट लाइक दिस ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है। और ए यूनियन बी होल डैश का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मतलब क्या होगा? इसको और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या बोला मैंने इसमें। अगर कभी लैंग्वेज के हिसाब से आपको नाइदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, अगर आपको लैंग्वेज के हिसाब से नाइदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो उस टाइम पे आपको नियम से फाइंड तो करना है ये वाला कि भाई ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से आई नो कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब इसके जगह पर ये सोच सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसका बना दिया ये वाला, ठीक है। और कोई भी चीज के कॉम्प्लीमेंट का हमको पता है कि 1 माइनस वो चीज करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, तो इसका हमने बना दिया ये वाला फाइनली, ठीक है। तब अल्टीमेटली होगा क्या कि जब कभी भी हम सवाल में ये देखेंगे हम डायरेक्टली ये सोचेंगे। आप तो ये तो डायरेक्टली भी सोच सकते हो, और नहीं तो कोई बात नहीं, आप लाइन बाय लाइन ऐसे आओ कि इस लैंग्वेज का डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन आपको इसमें दिखाई देगा, इससे ये सोचो, इससे ये सोचो, कैलकुलेशन तो लेकिन लास्ट में इसी से होगा, ठीक है। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट सेट थ्योरी, ठीक है। इतना सा सेट थ्योरी है जो यूज होगा बारंबार, ठीक है। अब एक तो सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, देखो बताओ 19 में देखो पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, और हमको कुछ अलग अलग चीज डायरेक्टली पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो काफी इजी सवाल है। नंबर 1 के क्या आप लोग बता सकते हो कैसे करना है? पी ए यूनियन बी फॉर्मूला कौन सा यूज करें, 2 टर्म वाला या 3 टर्म वाला? कौन सा होगा सर ये वाला, मतलब मैं पता यहाँ कैसे रुक जाऊं चलेगा? कि ये वाला भी लगाऊं? वो ये लगाना होगा ना क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है इसलिए। करेक्ट करेक्ट, आप यहाँ पर देखो मैंने साफ साफ लिखा है
ये वाला तभी यूज होगा जब ये 0 हो जाए, ठीक है ना। हाँ सर समझ गया। तो इस वाले सवाल में तो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी का कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है, 1/4 है उसका प्रोबेबिलिटी क्या। हाँ सर। ठीक है, बाकी लोग बताओ बेटा, फॉर्मूला क्लियर हुआ कि क्यों यही वाला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा वाला नहीं लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है सर। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे बताओ। दिस इज इक्वल टू पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/8, 3/8 पीबी का वैल्यू 1/3 1/3 -1/4 -1/4 कितना आ जाएगा। एलसीएम ले सकते हो 8 या 24 हो जाएगा 24 शायद, 24, यस। तो 24 एलसीएम ले लो, बताओ ऊपर कितना आ जाएगा। 9 11 प्लस 9 + 8 -6, करेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 17 और 6 11, 11/24। देखो आया समझ, नहीं आया समझ। आ गया। ओके, अभी 2 नंबर में हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A' इंटरसेक्शन B'। मैंने अभी भी थर्ड पॉइंट में समझाया कि कभी भी अगर A' इंटरसेक्शन B' का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो डायरेक्टली कैलकुलेट तो नहीं कर सकते हैं इसको। इसके लिए पहले क्या सोचेंगे, ये, फिर यहां से सोचेंगे ये। बोलो ये लॉजिक आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ। हाँ आ रहा है सर। ओके, तो इसके लिए क्या होगा देखो, इसके लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B होल डैश, and this would be equal to 1 minus probability of A union B, ठीक है। and this is equal to 1 minus 11/24, this is equal to 13/24। एक बार सब लोग कंफर्म करो, इज इट क्लियर यहाँ तक कि नहीं क्लियर। हाँ सर क्लियर है। एक बार सर वो ऊपर वो वाला दिखा दीजिए तो एक बार। ये नहीं वो 6th पॉइंट जो था आपका 6th वाला। देखो, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से दिस इज इक्वल टू दिस बाय डी मॉर्गन्स हाँ लॉ। सर समझ गया, याद आ गया सर, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि डी मॉर्गन्स लॉ, इस लॉ की वजह से ये लोग दोनों इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसीलिए दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ओके सर। स्टूडेंट्स एक बार और कंफर्म करिए कि क्या ये दोनों सोल्यूशन क्लियर है आप लोग को, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट बेटा 3 नंबर पे इसमें पूछा हुआ है, मैं यही साइड में कर लेता हूँ 3 नंबर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके। एक सेकंड रुकना। तीन नंबर में मेरे से पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये पूछा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, वो वेन डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ, देखो तो ए इंटरसेक्शन बी डैश यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश को, ग्रीन। ग्रीन। और ग्रीन वाले पार्ट को कैन यू ऑल फील कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए मतलब ये पूरा, ठीक है, हाँ सर ओनली है। माइनस अच्छा हाँ कंटिन्यू। ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट्स फील आ रहा है ये वाला कि वो ऐसे हाँ लिख सर। सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। सर। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन ए डैश को कैसे लिख सकते हो, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्लियर है, बताओ बढ़े आगे। हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। ओके क्लियर है सर। ओके, तो ठीक है, अब यूज करते हैं इसको। देखो थर्ड वाले में
तो थर्ड वाले में मेरे से जो पूछा हुआ है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको आई कैन राइट व्हाट, पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, एक का वैल्यू है 3/8 और दूसरे का वैल्यू है 1/4। सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 8, 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/8। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके। और लास्ट वाला 4 नंबर, ये वाला बताओ क्या करें? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पक्का क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। 1/3 था तो हाँ, और माइनस 1/4। तो एलसीएम अपना आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 1/12 4 टोटल माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1/12। ये हो गया मेरा फाइनल इसका आंसर। अब सब लोग बताओ, क्या ये चारों पार्ट आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। हाँ सर। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर छोटा है तो करते हैं, वैसे रहने दो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। करते हैं इन सारे को, अब अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेके एक बार ना इसको वापस से रिपीट करना चाहूंगा, अपने बातों को जो मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए आप लोग के माइंड में, ठीक है? मैं बिगिन कर रहा हूँ। तो आज मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन करा कि जब कभी भी किसी सवाल के अंदर में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बेसिस पे 2 अलग अलग इवेंट, और इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं पूछेगा, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, बी का नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा इनका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। कंबाइन करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है? वन लैंग्वेज इज कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए और बी विल ऑकर, या ए और बी विल हैपन, या फिर ऐसा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और बोथ विल ऑकर, उस चीज का प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो ऐसा इस 3 में से अगर कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, तो आपको मन में क्या सोचना चाहिए? ए यूनियन बी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो जरा हाँ या ना। हाँ सर क्लियर है। ओके, फिर से अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 इवेंट, और आपको बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी बोथ विल ऑकर, या बोथ आर रिक्वायर्ड, या बोथ विल हैपन, ऐसा कुछ भी अगर बोलता है कि दोनों होना मैंडेटरी है, तो उस केस में यू शुड थिंक अबाउट ए इंटरसेक्शन बी। अगर बोलता है कि ओनली ए इज रिक्वायर्ड, थिंक अबाउट ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी डैश, या ऐसा भी बोलता है कि ए बट नॉट बी, तो उस टाइम पे भी आपको यही सोचना है। और इनफैक्ट अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड सवाल भी कर लिया, और इसको हम लोग कैसे सोच के सवाल किए हैं इसका, कि इसको हम लोग सोचे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ये समझ आया नहीं समझ आया? आ गया हाँ सर सर। क्लियर। ओके, सिमिलरली अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लैंग्वेज यूज होता है, इफ ओनली बी इज रिक्वायर्ड, बी बट नॉट ए इज रिक्वायर्ड, तो उस टाइम पे आपको मन में सोचना है बी माइनस ए, या फिर बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। और एक्चुअली कैलकुलेट करते समय तो ये और थोड़ा सा बदल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए की बात है, हालांकि अपन ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ठीक है? क्या चौथा पॉइंट क्लियर है? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ अगेन, जो चीज सेट थ्योरी में डिसजॉइंट था, मतलब डिसजॉइंट सेट का जो मीनिंग था प्रोबेबिलिटी में, वही मीनिंग किसका है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। डिसजॉइंट होने का मतलब होता था सेट थ्योरी में कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 हो जाए, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 होगा, तो इस सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस चीज को हम सेट थ्योरी में बोलते थे डिसजॉइंट इवेंट, ठीक है? और इस चीज को हम प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बताओ जरा हाँ या ना। हाँ सर। और अगर आपका 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी होगा 0, और उस टाइम पर ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। लेकिन अगर आपका ये दोनों जो इवेंट है, ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होता है, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी
डिसजॉइंट नहीं होता तो फिर तो नॉट इक्वल टू 5 होगा, तो उस टाइम पे तो ए इंटरसेक्शन बी का कोई ना कोई वैल्यू होगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0, तब आपका फॉर्मूला इतना छुटकुसा नहीं रहेगा, तब फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा, एक टर्म उसमें और ऐड हो जाएगा। तो फाइनली योर फॉर्मूला विल बी P of A union B is equal to PA plus PB minus P A intersection B। क्या ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ? बताओ जरा, हाँ या ना? हाँ सर, क्लियर है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कभी भी आपको नाइदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जब कभी भी आपको नाइदर ए नॉर बी का प्रोबेबिलिटी चाहिए तो एक्चुअली लैंग्वेज वाइज यू शुड फोकस ऑन दिस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है हमको। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डायरेक्टली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी चेंज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इनटू ए यूनियन बी होल डैश। कहने का मतलब यहाँ से वी रीच हियर, एंड द मोमेंट वी रीच हियर, फ्रॉम हियर वी कैन इजिली थिंक अबाउट दिस कि कोई भी चीज का अगर कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए तो 1 माइनस वो चीज कर सकते हैं हम लोग। तो इफ आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट कैन बी चेंज्ड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या ये पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर है? बताओ जरा, हाँ या ना? हाँ सर, क्लियर है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी ऐसे दो इवेंट को कंबाइन करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज दिया हुआ होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सेट थ्योरी का ये सारा का सारा लॉजिक एक करके उसमें लगाना है और प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है। बाकी इस टॉपिक के ऊपर में अगले क्लास हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बाय। अच्छा सर,